हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और बहुत इजीली आपको चीज़ें याद भी अब हो रही होंगी। बायोलॉजी में क्या है कि अगर आपकी डायग्राम्स के ऊपर पकड़ हो गई, अगर आपने डायग्राम्स को अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड कर लिया तो जो उसका थ्योरेटिकल और जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो डायग्राम से ही क्लियर हो जाता है फिर हमारा। ओके, तो आज जो हम सेल ऑर्गेनल करेंगे वो है हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, हमारे सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो क्यों है वो हम काफी डिटेल में यहाँ अब देखें। सबसे पहले जो न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया था वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक, इन्होंने किस चीज में स्टडी किया था इसको? आरबीसी ऑफ फिश। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने फिश के आरबीसी में सबसे पहले न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया, क्योंकि इन्होंने जस्ट देखा इसको वहां पे। इन्होंने ही क्यों देखा? क्योंकि ही वाज अ डच माइक्रोस्कोपिस्ट। उन्होंने सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप को बनाया था, तो उन्होंने बहुत सारे सेल्स को ऑब्जर्व किया। एक बॉटनिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो नेक्स्ट वाज स्कॉच बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। अब इन्होंने किस में इसको स्टडी किया? इन्होंने इसकी डिटेल स्टडी की। और किस में की इन्होंने डिटेल स्टडी इसकी? रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड्स। So he described the nucleus in the root cells of the orchid cells. ऑर्किड प्लांट का जो रूट के सेल हैं उसमें इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी वहाँ पे दी। तो डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो रॉबर्ट ब्राउन को जाता है 1831। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी हुई वो थी न्यूक्लियस के फंक्शंस के बारे में। इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए ब्रेन ऑफ द सेल। अब क्योंकि इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये न्यूक्लियस ही है जो हमारे सेल की स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर रहती है? हमारे न्यूक्लियस में। ओके, तो अब जो साइंटिस्ट थे नेक्स्ट वो थे हैमरलिंग। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट वाज हैमरलिंग। हैमरलिंग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया था प्रूव करने के लिए कि न्यूक्लियस ही डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो उन्होंने किस में इसको स्टडी किया? उन्होंने इसको स्टडी किया, उनका जो स्टडी मटेरियल था वो था एसिटाबुलेरिया। नाउ व्हाट इज एस्टाबुलेरिया? एस्टाबुलेरिया इज अ मैरीन ग्रीन एल्गी। ओके, इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फीचर है एस्टाबुलेरिया के बारे में, जो मैंने दूसरे वीडियो में बहुत डिटेल में बनाया है, जहां पे हमने साइटोप्लाज्म सेल की बात की हुई है। ओके, इसका लिंक आई बटन में दिया है, आप उसको वहां पे जाके भी इसको देख सकते हैं। एस्टाबुलेरिया इज अ मैरीन ग्रीन यूनिसेलुलर एल्गा, और जिसका साइज जो है वो लगभग 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक ग्रो होता है। इट वॉज द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट ऑन द अर्थ। पर अब क्या है? अब जो फर्स्ट प्लेस पे आता है वो है कोलेरेपा टैक्सीफोलिया। कोलेरेपा टैक्सीफोलिया, इसका साइज कितना है? इसका साइज है 10 to 100 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, इट वॉज द फर्स्ट। अब जो है इट इज द फर्स्ट and it is the second. Now Estrabularia is the second largest unicellular plant on the earth, जो कि एक मैरीन ग्रीन एल्गा है। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी आपको एडिशनल दी, क्योंकि ये यहाँ पे आया। तो हमें इसी तरह से जो पुरानी चीजें हैं उसको कोरिलेट करना है, ताकि वो चीजें भी हमारी यहाँ पे फ्रेश रहें। अब हम न्यूक्लियस की अकरेंस के बारे में देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ न्यूक्लियस किन किन सेल्स में प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट।
nucleus is present in all the eukaryotic cells. What there are some exceptions, and there are some exceptions. They are absent in RBC, sieve tube elements in the phloem of the angiospermic plants or the flowering plants. These cells are living. ये both cells, ये and ये both are living cells. Living cells. What nucleus is absent? Nucleus is absent. अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा न्यूक्लियस के एब्सेंट होने से? सर्टेन मैच्योर सेल विच डू नॉट हैव द न्यूक्लियस, दीज सेल कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे आरबीसी में जब ये मैच्योर होता है तो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। सीव ट्यूब इन फ्लोइम उसमें भी वहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब अगर हम न्यूक्लियस को रिमूव कर दें, यार यहाँ जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस रिमूव हो गया है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सेल के फंक्शन स्ट्रक्चर्स के ऊपर? इफ वी रिमूव द न्यूक्लियस फ्रॉम द सेल, इट कैन कैरी आउट सम स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस for some time in the absence of the nucleus. What such type of cells can never reproduce without the nucleus? तो यहाँ पे हमें ये पता लगा कि ये सेल जो हैं वो कुछ टाइम के लिए जिंदा रहेंगे, अपना कोई स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को ये परफॉर्म करेंगे, पर इस तरह के सेल जहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं और कुछ टाइम के बाद अल्टीमेटली इस सेल की भी डेथ हो जाती है। तो अब जहां पे और भी हमारे पास सेल्स हैं जैसे ट्रकीड्स एंड वेसल्स, दे आर लिविंग इनिशियली व्हाट वे दे बिकम डेड, दे आर डेड सेल्स। ट्रकीड्स एंड वेसल्स शुरू में तो ये लिविंग होते हैं, पर बाद में ये डेड सेल हो जाते हैं, तो ये अपना प्रोटोप्लास्ट लॉस्ट कर देते हैं। जो इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, वो लॉस्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से यहाँ भी न्यूक्लियस एब्सेंट है। पर ये जो अपना इनका काम है ट्रांसपोर्ट का, वाटर का, मिनरल्स का, वो कंटिन्यू रखते हैं। ओके, अब आरबीसी में ही देखिए 120 दिन के बाद आरबीसी की डेथ हो जाती है एज कंपैरिजन टू द अदर सेल्स। अदर सेल जो हैं वो बहुत लंबा टाइम तक सर्वाइव करते हैं। तो अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो सेल जो है वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगा, पर अपने स्पेशलाइज्ड कुछ फंक्शंस जरूर परफॉर्म करता है। यहाँ पे जो आरबीसी का काम है वो है गैसेस का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को ब्लड में टिश्यूज तक ले जाना। जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स है वो फूड पार्टिकल्स को प्लांट्स में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं। एक टर्म है हमारे पास वो है ई न्यूक्लिएट, ई न्यूक्लिएटेड cells. Now what are enucleated cell? Enucleated cells are those cells from which nucleus has been removed. जहां न्यूक्लियस अब सेल में नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आरबीसी का ही एग्जांपल लो आप। शुरू में तो इसमें न्यूक्लियस था, पर बाद में एट मैच्योरिटी न्यूक्लियस इज एब्सेंट। तो इस तरह के जो हमारे सेल्स हैं उनको हम इस टर्म से डिनोट करते हैं enucleate cells. In prokaryote there is a incipient nucleus and it is also called as a prokaryon, nucleoid and genophore. तो इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे? जीनोफोर। जो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस है that is called as a genophore. Now what is nucleoid? Nucleoid is a highly folded coiled structure without the nuclear membranes and they are circular DNA molecules. अब अगर आप देखें जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है तो उसमें दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। तो यहां पे क्या होगा हमारा? न्यूक्लियोइड। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं उसमें दो तरह के डीएनए प्रेजेंट होते हैं। एक जो है वो है हमारा मेन क्रोमोसोम और साथ में क्या होंगे? बहुत सारे स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या है? ये तो मेन क्रोमोसोम तो हमारा हो गया न्यूक्लियोइड यहाँ पे, पर जो स्मॉल डीएनए है, एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकते हैं, वो है हमारे प्लाज्मिड्स और जिनके ऊपर
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है कि अगर बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन किसी भी एंटीबायोटिक के इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा। द जीन्स प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मिड हेल्प्स टू सर्वाइव दिस बैक्टीरिया। द नेक्स्ट फीचर है न्यूक्लियस का, वो हम देखेंगे नंबर, कितने एक सेल में न्यूक्लियस होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और द नंबर जो डिपेंड करेगा वो करेगा कि किस तरह का वो सेल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो आइए यहां पे देखते हैं नंबर के बारे में। द फर्स्ट इज यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स, द सेकंड इज वाई nucleated cells, third is trinucleated cells। तो क्या आपने कोई ऐसा सेल देखा है जहां 3 न्यूक्लियस भी हों? एंड द फोर्थ इज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो जो यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स मींस एक सेल में एक न्यूक्लियस, तो मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स में यही कंडीशन पाई जाती है। कौन सी? यूनिन्यूक्लिएटेड। तो यहां पे आप लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स में इसी तरह की कंडीशंस पाई जाती है। वाई न्यूक्लिएटेड कंडीशंस जो है कॉमन देखी होगी वो है पैरामीशियम। पैरामीशियम की अब 2 स्पीसीज हैं, एक पैरामीशियम क्वाड्रेटम और एक पैरामीशियम ऑरिलिया। ओके, तो यहां पे एग्जांपल आया हमारा पैरामीशियम क्वाड्रेटम। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें 2 तरह के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक जो है वो है हमारा मेगा न्यूक्लियस, इसको मैक्रो न्यूक्लियस भी बोलते हैं, और जो दूसरा है हमारा वो है माइक्रो न्यूक्लियस। तो ये है हमारा मेगा न्यूक्लियस, ये है हमारा माइक्रो न्यूक्लियस। अब जो मेगा न्यूक्लियस है पैरामीशियम में वो वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करता है, जो उसकी सेल की ग्रोथ होनी है, वेजिटेटिव ग्रोथ। एंड जो हमारा माइक्रो न्यूक्लियस है वो करता है हेल्प हमारी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में। तो मेगा न्यूक्लियस हेल्प करता है वेजिटेटिव ग्रोथ में, और मैक्रो न्यूक्लियस ग्रोथ किस ग्रोथ में हेल्प करता है? रिप्रोडक्शन, मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन में ये हेल्प करता है। जो नेक्स्ट है वो है हमारा, वो भी पैरामीशियम की एक और स्पीसीज है, उसका नाम है पैरामीशियम ऑरिलिया। ये जो स्पीसीज पैरामीशियम की है इसमें 3 न्यूक्लियस होते हैं। वो किस तरह से रहते हैं? वो इस तरह से रहते हैं। ये देखिए, ये जो है हमारा, ये है हमारा मेगा न्यूक्लियस जैसा इसमें था ऊपर, और यहाँ पे अब क्या होंगे? 2 माइक्रो न्यूक्लियस होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मेगा है वो हमारे फिर से वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प करेगा, एंड दीज 2 हेल्प इन द रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ऑफ। आइए अब देखते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड को। इसको मैं आपको अलग से यहाँ पे करवा देता हूँ। ये देखिए, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारी 4th कैटेगरी आई, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। अब यहां पे क्या है, यहां पे 3 टर्म्स यहां पे आती हैं, वो है हमारी, द फर्स्ट इज प्लाज्मोडियम, दूसरा है सिनोसिटिक सेल्स, एंड द लास्ट इज सिनसीशियल सेल्स। अब इन 3 में क्या डिफरेंस है ये हमने देखना है। प्लाज्मोडियम जो है दैट इज फाउंड इन द स्लाइम मोल्ड। ओके, अभी मैं आपको बताता हूं कि इनमें डिफरेंस क्या है। सिनोसिटिक कंडीशन इज फाउंड इन द
प्लांट किंगडम वेयर इन एल्गी। एल्गी में कहाँ पे, बोचेरिया जो इसका मेंबर है एल्गा का, उसमें ये प्रेजेंट होती है सिनोसिटिक कंडीशंस, या ये जो हमारे एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा है, एस्कोमाइकोटा एंड वेसिडियोमाइकोटा जो फंगस है जो फंगस माइकोटा, अब यहाँ पे जो फंगस है वो सिनोसिटिक सेल्स होंगे उसमें, फॉर एग्जांपल राइजोपस। तो हमने देखा मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशंस प्लाज्मोडियम में स्लाइम मोल्ड में होती है, जो हमारा सिनोसिटिक सेल्स हैं वो हमारे प्लांट किंगडम में जो एल्गी है वहाँ पे बोचेरिया में ये हमें देखने को मिलती है, और जो हमारे एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा जो फंगस है उसमें ये सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलती है, और जैसे कि हमारा राइजोपस। अब आती है हमारी नेक्स्ट, दैट इज सिंसीशियल। सिंसीशियल कंडीशंस इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स में अगर हम देखें, यहाँ पे जो हम देखें, इट इज प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल सेल्स, और किस में प्रेजेंट हैं ये, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। अगर वहां भी आप देखोगे तो आपको मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशंस इन सेल में देखने को मिलती। और हमारे पास एक है प्रोटोजोन जिसका नाम है ओपेलिना। ओपेलिना एक प्रोटोजोन है, उसमें भी मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशंस देखने को मिलती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जब मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं ये सारे के सारे, तो इनके नाम क्यों अलग रखे गए हैं। इन प्लाज्मोडियम जो है इसमें सेल्स में क्या होगा, फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ सेल्स, तो इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, ठीक है। ये देखिए 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए। तो यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि विद इन द सेम सेल देयर इज ए मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन, बट इट इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और जिसकी वजह से ये सारे के सारे न्यूक्लियस एक ही सेल में। तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, यानी कि साइटोकाइनेसिस। अब सेम कंडीशंस जो है वो सिनोसिटिक सेल्स में भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इन दोनों में क्या है, देयर इज ए nuclear division, what it is not followed by the cytoplasmic division. In syncytial cells what will happen, मान लो कि आपके पास 3 सेल्स हैं और ये तीनों सेल्स फिर क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे और ये क्या बना देंगे, एक सिंगल सेल। तो अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गई यहाँ पे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3? प्लाज्मोडियम सिनोसिटिक सेल्स में क्या है कि न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, व्हाट डिवीजन, और यहाँ पे मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स हमें मिले। अब यहाँ पे सिंसीशियल सेल्स में क्या है कि देयर इज अ फ्यूजन ऑफ 2 और मोर सेल्स, और जब फ्यूज करेंगे तो उनकी एक सेल मेम्ब्रेन होगी, बाहर एक सेल होगा और अंदर मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशंस हो जाएगी। तो यहाँ फ्यूजन और यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। हम देखेंगे अब न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट फीचर ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज द शेप ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस किस किस तरह का हो सकता है, क्या इसकी अलग अलग शेप हैं? यस, देयर आर डिफरेंट शेप्स, और वो भी डिपेंड करता है कि ये किस तरह के सेल में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट वन जो है वो है हमारा ओवल और सर्कुलर, और इसकी शेप किस तरह से होगी, इसकी शेप होगी इस तरह से, या तो ये अंडा आकार होगा और या बिल्कुल ये सर्कुलर होगा। और ये कहां पे पाए जाते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स में इसी तरह की शेप आपको देखने को मिलेगी। नंबर 2 पे आता है हमारा किडनी शेप एंड बीन शेप। द नेक्स्ट शेप इज किडनी और वीन शेप टाइप ऑफ न्यूक्लियस। अब इसमें किस तरह का होगा? अब आप किडनी तो अपनी निकाल के नहीं देख सकते हो, पर वीन को हम जरूर देख सकते हैं। आपके घरों में राजमा होगा, देखो, है ना, तो राजमा की शेप जो है वीन से मिलती है। तो यहाँ पे ये होगा
इस तरह से, इसकी स्ट्रक्चर्स किस तरह से होगी, वीन शेप। अभी हमने देखा किसमें प्रेजेंट है, ये पैरामीशियम में, जो मैक्रो न्यूक्लियस था पैरामीशियम में वो बीन शेप था। द थर्ड कैटेगरी इज हॉर्स शू शेप, जो न्यूक्लियस है। अब ये देखो जो घोड़े के पैर होते हैं ना, वहां पे उसको एक लोहे की इस तरह से फिट की जाती है, और ये जो है ये है हॉर्स शू शेप टाइप ऑफ न्यूक्लियस। इस तरह के जो न्यूक्लियस हैं वो प्रेजेंट है हमारे कहां पे, वर्टिसेल्ला, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वर्टिसेल्ला। जो नेक्स्ट फेज है दैट इज इलोंगेटेड शेप। ये किसमें होगी और इसकी किस तरह की स्ट्रक्चर होगी, इलोंगेटेड की स्ट्रक्चर इस तरह से बना लीजिए आप। ओके, ये इलोंगेटेड एंड इट इज प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल फाइबर्स। जो फोर्थ है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये देखो बहुत ही प्यारी शेप है, ये है मोनिलिफॉर्म शेप ऑफ द न्यूक्लियस। अब मोनिलिफॉर्म शेप ऑफ द न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट है, ये सबसे पहले तो देखते हैं कि इसकी शेप कैसे है। इसकी शेप उस तरह से जैसे माला में मोती होते हैं, वीड ऑन अ स्ट्रिंग, सच टाइप ऑफ शेप। और देखिए कितनी प्यारी शेप है। दिस इज प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर प्रोटिस्टा हमारे पास, और वो है हमारा स्टेंटर। आगे आई हमारी ब्रांच्ड शेप। अब इसमें किस तरह की शेप होगी, इसमें इस तरह की शेप होगी, इस तरह की ब्रांचिंग। ओके, इट इज प्रेजेंट इन द इंसेक्ट लार्वा ऑफ द प्लेटीफेलिक्स ऑर्गेनिज्म। इट इज प्रेजेंट इन द सिल्क स्पिनिंग सेल्स ऑफ इंसेक्ट लार्वा, और किसके लार्वा में, प्लेटीफेलिक्स। तो ब्रांच जो है वो इंसेक्ट लार्वा में जो सिल्क के स्पिनिंग सेल्स हैं वहां पे प्रेजेंट होते। लेंस शेप्ड, और इसकी जो डायग्राम है वो इस तरह से होगी, लेंस शेप। एंड इट द एग्जाम्पल इज अमीबा, बहुत ही कॉमन है ये। अमीबा में इस तरह से वो होगा। अब जो हमारी आगे शेप है वो है 2 लोब न्यूक्लियस, 3 लोब न्यूक्लियस और मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। तीनों जो है हमारे किसमें प्रेजेंट है, ल्यूकोसाइट में। तो फर्स्ट 2 लोब्ड न्यूक्लियस, जिसमें 2 लोब होंगे, और इसकी शेप किस तरह से होगी, इसकी शेप होगी इस तरह से। देखिए ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, 2 लोब न्यूक्लियस। और ये प्रेजेंट है हमारा एसिडोफिल्स, एसिडोफिल सेल्स ऑफ द ल्यूकोसाइट्स। द नेक्स्ट इज 3 लोब्ड न्यूक्लियस, किसमें प्रेजेंट है हमारा, वेसोफिल्स में, वेसोफिल्स। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, अब इसमें क्या करिए आप, इस तरह से बना लीजिए। तो ये यहाँ पे 3 लोब हो गए इसके, और ये किसमें प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द वैसोफिल्स। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट होता है हमारा, न्यूट्रोफिल्स में। तो ये किस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से बना लीजिए आप, इस तरह से। इट इज प्रेजेंट इन द न्यूट्रोफिल सेल्स ऑफ द ल्यूकोसाइट्स। अब ये सारे के सारे ये 3 जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द ल्यूकोसाइट्स इन आवर ब्लड। हमने यहाँ पे देखा कि द शेप ऑफ द न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जहाँ इसका अलग अलग फंक्शंस है, तो ये इस तरह से परफॉर्म करता है ये वहाँ पे। तो उसकी वहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखी। फिर से यहाँ पे देख लेते हैं हम, ओवल और सर्कुलर होता है हमारा मोस्ट ऑफ द जो यूकैरियोटिक सेल्स है वहाँ पे है। किडनी शेप हमारा पैरामीशियम में है, हॉर्स शू शेप वर्टिसेल्ला में है, इलोंगेटेड सेल्स स्मूथ मसल सेल्स में, मोनिलिफॉर्म बहुत ही
देखो सुंदर न्यूक्लियस है। स्टेंटर जो हमारा फ्रेश वाटर प्रोटिस्टा है उसमें प्रेजेंट है। ब्रांच न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सिल्क स्पिनिंग सेल्स ऑफ द इंसेक्ट लार्वा ऑफ प्लेटिफेलिक्स। ओके, लेंस शेप अमीबा में आपने देखा होगा, और 2 लोड, 3 लोड, मल्टी लोड, दे ऑल प्रेजेंट इन द ल्यूकोसाइट एंड दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पे ये शेप कंप्लीट हो। नेक्स्ट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। केमिकल कंपोजिशन किसकी? न्यूक्लियस की। अब इसमें क्या है? अब यहां पे क्या है? प्रोटीन्स लगभग 80% होती है। डीएनए जो है वो है 12%, आरएनए है 5%, लिपिड्स हैं 2 से 3%। ओके, अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन में 2 तरह की प्रोटीन होती है यहाँ पे। एक होती है बेसिक प्रोटीन, एक होती है एसिडिक प्रोटीन। जो बेसिक प्रोटीन है वो हमारी बेसिक कितनी होगी? 15%। तो एसिडिक प्रोटीन्स कितनी होगी? 65%। ये जो हमारी बेसिक प्रोटीन है दे आर द हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये जो हमारी एसिडिक है वो है हमारी नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ये हम आगे जब हम न्यूक्लियोसोम करेंगे उसमें काफ़ी डिटेल में इसको देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे, जैसे पॉलीमरेज एंजाइम। मेटल आयंस प्रेजेंट है इसमें। कौन से? जैसे सोडियम, पोटासियम, इनके ऊपर 1 यूनिट चार्ज है। जैसे कैल्शियम है 2+, मैग्नीशियम है 2+, और इसके बाद हमारे पास और क्या है? फॉस्फोरस, फॉस्फेट आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीएनए और आरएनए में तो ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इस तरह से इसकी कंपोजिशन है न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और पूरे जोश में रहें।